हेलो, गुड इवनिंग क्लास। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो इससे पहले थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था जीआई सिस्टम के मतलब सुपरफिशियल कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे कि हमारे ओरोफेरिंक्स से एनस तक के पार्ट को स्मॉल स्मॉल उसमें मैंने बताया था। बट फर्स्टली अब मैं छोटा सा एक टॉपिक डिस्कस करना चाहती हूँ जिसका नाम है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के थोड़े हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके कॉजेज़ कैसे कैसे होता है, रिस्क फैक्टर लाइक पैथोफिजियोलॉजी, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि जो इसे मैं बोल सकती हूँ इट इज़ अ अल्सर फॉर्मेशन। ये क्या होती है, एक अल्सर फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अल्सर फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, हमारी म्यूकोजल लेयर में हो जाती है, हमारे स्टमक के और ड्यूडेनम के। तो मतलब मैं मेनली क्या बोल सकती हूँ कि पेप्टिक अल्सर इज़ अ अल्सर फॉर्मेशन ऑफ द म्यूकोजल लेयर। किस चीज़ की हो सकती है, ड्यूडेनम एंड स्टमक की हो सकती है। तो उसे बोलते हैं हम क्या बोल सकते हैं, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर जो मेनली है वो होता है आपका अक्यूट होता है और एक होता है क्रॉनिक। तो अक्यूट और क्रॉनिक का मतलब आपको पता ही है कि अक्यूट इज़ अ शॉर्ट ड्यूरेशन एंड क्रॉनिक इज़ अ लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। बट अक्यूट में क्या होता है कि जो लेस देन 6 से हम देखते हैं उसे हम अक्यूट कहते हैं, और जो मोर देन हम देखते हैं उसे हम बोलते हैं क्रॉनिक कंडीशंस में। तो इसमें जो पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि सडनली ऑनसेट ये लेस देन 6 मंथ में देखा जाता है, एंड जो क्रॉनिक है वो आपका लॉन्ग टर्म में देखने के लिए मिलता है। तो जो आपका पेप्टिक अल्सर है इसमें क्या होता है कि जो सुपरफिशियली मतलब आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, अल्सर की फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। क्या देखने के लिए मिलती है, सुपरफिशियली, मतलब वहाँ पे क्या होने लग जाएगा, अल्सर की फॉर्मेशन होने लग जाएगी। और जो आप लोगों का क्रॉनिक है उस कंडीशन में क्या होता है कि मोर देन 6 तो इसका ऑनसेट होता है, बट इसमें डीप अल्सर्स देखने के लिए मिलते हैं। कैसे अल्सर्स देखने के लिए मिलते हैं, डीप अल्सर्स देखने के लिए आपको मिलेंगे। मतलब ये बहुत टाइम से भी होगा और वो अल्सर्स कैसे होने लग जाएंगे, डीप फॉर्म में होने लग जाएंगे। ठीक है, तो अक्यूट एंड क्रॉनिक में इसको डिवाइड किया गया है। अब मैं इसके कुछ कॉजेज़ की बात करती हूँ कि क्यों ये होता है। तो मेनली मैंने आपको बताया था कि एक ये होता है आपका HCl की वजह से, एक होता है आपका H पाइलोरी की वजह से। तो HCl लेवल जो होता है वहाँ पे जो होगा उसका लेवल भी बढ़ जाएगा, और HCl जो होता है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा। और एक रीज़न ये भी है कि वहाँ पे एक बैरियर प्रेजेंट होता है। तो बैरियर के वहाँ पे मैं बोलूँ कि अगर वो डैमेज हो जाता है लाइक, या फिर वो मतलब वहाँ से रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनकी वजह से क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके जो मेनली कॉज है वो HCl लेवल का बढ़ना, दूसरी चीज़ होती है वहाँ पे H पाइलोरी का प्रेजेंट होना, और तीसरी चीज़ अगर हम बात करें तो वहाँ पे बैरियर के हटने के वजह क्या हो जाता है, हमारा पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब जो हम बात करें कि जो H पाइलोरी होता है, तो H पाइलोरी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कैसे बैक्टीरिया है, वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अगर मैं बात करूँ, सॉरी, बात करूँ तो वो होता है आपका जैसे कि क्रॉनिक, जो बहुत टाइम से मतलब अल्कोहल को यूज़ करते हैं, बहुत टाइम से मतलब स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसके वजह से भी क्या होता है कि जो वहाँ का बैरियर है वो क्या होने लग जाता है, डैमेज होने लग जाता है, वो वहाँ से क्या होने लग जाता है, हटने लग जाता है। तो उसके वजह से भी क्या होता है, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, मैं बोल सकती हूँ कि जैसे रेडिएशन थेरेपी, GI रेडिएशन हम देते हैं। अब जब देखो आप लोगों को पता होगा कि आप रेडिएशन थेरेपी देते हैं, रेडिएशन थेरेपी क्या होगी, आउटर आप दे रहे हैं बट कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती है, हमारे ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर रही हैं, लाइक कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो वो क्या करती है, जैसे हम GI रेडिएशन देंगे तो उसकी वजह से भी जो वहाँ पे बैरियर प्रेजेंट है वो बैरियर भी क्या होने लग जाएगा, रिमूव हो जाएगा या वो डैमेज हो जाएगा। तो जिसके वजह से हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्या हो सकता है, चांसेस हैं कि आपका जो पेप्टिक अल्सर है वो बढ़ सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि जो लॉन्ग टर्म से नसैड्स यूज़ करते हैं, लाइक स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, स्टेरॉइड्स यूज़ करने के वजह से भी क्या हो सकता है, पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है, पेप्टिक अल्सर यूज़ होंगे क्यों, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएंगे, और प्रोस्टाग्लैंडिन के डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, जो वहाँ की जो मतलब म्यूकोजा लेयर है, म्यूकोजा जो है वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, वहाँ से हटने लग जाएगा, जिसके वजह से भी क्या देखने के लिए मिलेगा, आपको पेप्टिक अल्सर्स देखने के लिए मिलेंगे।
अब मैं आपको इसका बताती हूँ कि एक लाइक पैथोफिजियोलॉजी कि क्या हो रहा है, मतलब रीजंस मैंने आपको बता दिए कि क्यों हो रहा है, बट मेनली क्या हो रहा है ड्यू टू द इटियोलॉजी। हम इसकी जो बात करेंगे वो ये होती है कि HCl लेवल इंक्रीज एंड बैरियर इज रिमूव, या डिस्ट्रक्शंस बोल सकते हैं या डैमेज बोल सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है कि वहाँ पे ड्यू टू द बोल सकते हैं ड्यू टू द लॉस ऑफ बैरियर, बैरियर का लॉस हो जाना, और HCl भी जो है वो भी क्या हो जाएगा वहाँ से, जब वो मतलब बढ़ने लगेगा। क्यों? इसका रीज़न ये है कि जो HCl जो सीधा आता है ना, वो कहाँ पे आता है, डायरेक्ट कांटेक्ट करता है उस म्यूकोजा के साथ, और जब वो म्यूकोजा के साथ कांटेक्ट करेगा तो उसके वजह से वो डायरेक्टली उस चीज़ को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो उसके वजह से फिर क्या होगा, जो म्यूकोजा जो होगी आपकी लेयर, वो कंटिन्यूसली क्या करने लगेगी, धीरे धीरे करके अल्सर की फॉर्मेशन करने लगेगी, मतलब वो कंटिन्यूसली उसको बढ़ाती रहेगी, और उसके बाद वहाँ पे अल्सर की फॉर्मेशन हो जाएगी। देन जब अल्सर की फॉर्मेशन हो जाएगी तो आपको पता है कि पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, क्योंकि हमने पेप्टिक अल्सर की ही डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि इट इज़ अ अल्सर फॉर्मेशन ऑफ द म्यूकोजल लेयर ऑफ द ड्यूडेनम एंड द स्टमक। तो एक ये पैथोफिजियोलॉजी है कि इसके वजह से ये क्या हो रहा है, आपको हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, कुछ गैस्ट्रिक अल्सर्स देखने के लिए मिलते हैं, कुछ ड्यूडेनल अल्सर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जो होते हैं आपके इसमें देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे किसी को ना पैप्टिक अल्सर हो रहा है, तो गैस्ट्रिक अल्सर्स में क्या होता है, उसको बहुत ज़्यादा शार्प पेन होता है, लाइक कोई जैसे कि नाइफ लाइक पेन उसको पिंच कर रहा हो, और अगर किसी का मतलब जैसे कि ड्यूडेनल पेन हो रहा है तो उसको बर्निंग टाइप का पेन होने, मतलब उसको बर्निंग वाला पेन देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मेनली अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या देखने के लिए मिलेगा, जैसे पेन, नॉइज़ा, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी चीज़ें, लॉस ऑफ एपेटाइट, क्योंकि पेन होगा पेशेंट को, पेशेंट क्या कर नहीं पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा, खाना नहीं खा पाएगा तो लॉस ऑफ एपेटाइट भी कहीं ना कहीं उसको लॉस ऑफ एपेटाइट लगा लो, या फिर एनोरेक्सिया लगा लो, या उसको मतलब क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस हो सकता है पेशेंट का, ठीक है। और उसको इंजेक्शन मतलब उसको इंडाइजेशन हो सकती है पेशेंट को, ठीक है। मेनली जो इसमें चीज़ें याद रखने की है वो है वाटर ब्रश। क्या याद रखने की ज़रूरत है, वाटर ब्रश। वाटर ब्रश वो होता है जैसे कि जो पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि जैसे कि वहाँ पे कुछ ब्रश मतलब लगा सकते हैं आपकी बर्स्ट हो जाना, किसी चीज़ का बर्स्ट हो जाना, जब वहाँ से वो चीज़ क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी, फूट जाएगी, तो वो क्या होगा, रीगर्जिटेट होगा। रीगर्जिटेशन मतलब बैक फ्लो हो जाता है, तो बैक फ्लो होगा जिसके वजह से वो तुम्हारे माउथ पे आएगा, तो उसको बोलते हैं वाटर ब्रश होना। क्या बोलते हैं इसको, वाटर ब्रश। तो एक ये जो है आपका साइन मेनली जो देखने के लिए मिलता है वो होता है इसमें पेप्टिक अल्सर में वाटर ब्रश, ठीक है। अब पेशेंट के लिए हम डायग्नोसिस में क्या कर सकते हैं मेनली, जैसे हम पेशेंट की हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, और लाइक पेशेंट के हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, यूरिया ब्रेथ टेस्ट कर सकते हैं। यूरिया ब्रेथ टेस्ट के डिस्कशन हम नेक्स्ट उसमें करेंगे, आपको बता देंगे, बट इसमें यूरिया ब्रेथ टेस्ट किया जाता है। अगर मैं बात करूँ कि जो पेप्टिक अल्सर है उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, तो पेप्टिक अल्सर का जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है दैट इज़ अ एंडोस्कोपी। अब हम कहीं पे भी जाते हैं हम बोलते हैं कि बायोप्सी इज़ अ कन्फर्मेटिव टेस्ट। आई नो बायोप्सी इज़ अ कन्फर्मेटिव टेस्ट, बट हम अगर पेप्टिक अल्सर की बात करें तो वो होगा आपका एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी जो होता है वो आपका होता है, आप एक्सरे करा सकते हैं, CT स्कैन करा सकते हैं। तो ये जो कंडीशंस हैं वो क्या करवाती है, मतलब कन्फर्मली करा देती हैं कि ये क्या है, आपका पेप्टिक अल्सर के कन्फर्मेटिव टेस्ट है। अब क्या होगा, वहाँ पे परफोरेशन होने लग जाएगी, अब कुछ मतलब कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कुछ अल्सर्स फॉर्मेशन हो रही है तो उसके वजह से हो सकता है, ब्लीडिंग को लीड्स कर सकता है, GI रेडिएशंस हो रही हैं जैसे, उसके वजह से कुछ मतलब जैसे ऑब्स्ट्रक्शंस क्रिएट हो सकती है वहाँ पे, तो ऑब्स्ट्रक्शंस भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। लीड्स टू पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस हो जाएगा पेशेंट को, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने के लिए मिलती हैं। और अगर मैं बात करूँ पेप्टिक अल्सर में कुछ मैनेजमेंट की कि क्या मैनेजमेंट कर सकती हूँ, तो मैं आपको फटाफट बता देती हूँ। उसमें आप एंटासिड दे सकते हैं मेडिसिन में, जैसे कुछ एंटीबायोटिक्स आप दे सकते हैं, और एंटी को एलर्जेनिक आप दे सकते हैं, एनाल्जेसिस दे सकते हैं। ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो आप क्या कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट्स को दे सकते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, एनाल्जेसिस देते हैं जैसे, ठीक है, एमोक्सिसिलिन दे सकते हैं एंटीबायोटिक्स में, ठीक है। आपको टेट्रासाइक्लिन आप प्रोवाइड करवा सकते हो पेशेंट को, टेट्रासाइक्लिन दे दिया जैसे आपने। और मैं बात करूँ एंटासिड की, एंटासिड क्या होता है,
कि ये HCl को न्यूट्रलाइज़ करता है। क्या करता है? HCl को न्यूट्रलाइज़ करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका जो मेनली जो साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है, तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशंस हो सकती हैं, डायरिया हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। और मेनली मतलब यही है, कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए मिलेगा पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद एंटीकोएलर्जेनिक हम बात करते हैं कि हम ये वाली ड्रग भी देते हैं। एंटीकोएलर्जेनिक का मतलब है कि जैसे कि ACH जो है वो क्या करता है, आपके PNS को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। PNS को जब वो स्टिमुलेट करेगा तो वो क्या करेगा, तुम्हारा जो पेरिनियल सेल्स होते हैं उसको भी स्टिमुलेट करना स्टार्ट करेगा, और जो पेरिनियल सेल्स होते हैं वहाँ से क्या हो जाएगा, आपका HCl इंक्रीज़ होने लगेगा। अब HCl वहाँ से ज़्यादा इंक्रीज़ होगा तो उसके वजह से भी आपको पता है कि पेप्टिक अल्सर्स में प्रॉब्लम्स आनी लगेगी। अब करते कि जैसे कि म्यूकोजल बैरियर प्रोटेक्टर्स कुछ होते हैं, जैसे कि हम कुछ सिरप वगैरह पेशेंट को दे देते हैं, ठीक है। तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है, वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स आप दे सकते हैं, क्योंकि H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स का काम क्या होता है कि जो डिक्रीज़ कर देती है गैस्ट्रिक जो भी एसिड सिक्रीशंस होती हैं, तो H2 रिसेप्टर्स जो होते हैं उसको डिक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। H2 रिसेप्टर्स में आप बोल सकते हो कि जैसे H2 रिसेप्टर्स अगर हम वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं तो उसके वजह से क्या होता है, वो हमारे जो पेरिनियल सेल्स होते हैं उसके सामने वो प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। सो स्टिमुलेट करेंगे वो किस चीज़ को, आपके पेरिनियल सेल्स को। और उसके बाद क्या होता है कि जो HCl की सिक्रेशंस होगी वो वहाँ पे थोड़ी सी बढ़ जाएगी। जैसे कि हम लाइकली आप लगा सकते हो कि जैसे रेंटाडीन वगैरह आप क्या कर सकते हो, मतलब यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका निज़ाटाइन हो सकता है आपका, जैसे ठीक है, ये जैसे लिवर डिजीज़ वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सेफेस्ट ड्रग मानी जाती है निज़ाडाइन, ठीक है। उसके बाद जैसे कि विटामिन B12 आप पेशेंट को दे सकते हो। विटामिन B12 जो है आप जैसे कि हम पेशेंट को इंजेक्शन फॉर्म में दे सकते हैं, तो इंजेक्शन में आपने दे सकती है। और जैसे प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर्स होते हैं, जैसे कि ये क्या कर देते हैं, जो सप्रेस कर देते हैं हमारे किसी को सिक्रीशंस को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ट्रिपल थेरेपीज़ दी जा सकती है, वही है ट्रिपल थेरेपीज़ लाइक एमोक्सिसिलिन वगैरह दे दिया, कुछ एंटीबायोटिक्स व कुछ ड्रग्स आप लोगों ने मतलब यूज़ कर लिया है, वो सारी की सारी आप इसमें क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। डाइट के लिए क्या बोलेंगे हम कि कार्बोहाइड्रेट को पेशेंट इंक्रीज़ कर दे, बट इसमें क्या करना होता है कि फ़ैट को आपने कम करना होता है, डिक्रीज़ फैट करेंगे। और अगर किसी पेशेंट को आप खाने के लिए बोल रहे हो, डाइट की कुछ प्लानिंग कर रहे हो, उसको स्मॉल मील्स में दोगे। स्मॉल मील्स मतलब थोड़ा अभी दिया, फिर थोड़ा थोड़े थोड़े बाद ऐसे ऐसे करके दिया, देन उसके बाद स्मॉल मील्स में उसको 6 टाइम्स आप क्या कर सकते हो, पेशेंट को वो दे सकते हो, ठीक है। ब्लेंड डाइट आप पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो, लाइक जैसे कि हम बोलते हैं ना फीकी फीकी चीज़ें, जिसमें ज़्यादा कोई स्पाइसी नहीं है, जिसमें मतलब ज़्यादा कोई सॉल्ट नहीं है, ठीक है, चिली नहीं है, तो वो चीज़ें तुम प्रोवाइड करा सकते हो, ठीक है। वेगोक्टमी इसके लिए की जाती है सर्जिकल मैनेजमेंट में। समझाने के लिए बहुत ज़्यादा लेंथी है, बट आपको जल्दी जल्दी मैं बता रही हूँ कि किसके बाद हम क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं और क्या कंडीशंस हैं, हम सब कुछ उसको देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या एक कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, जैसे कि हमने पेशेंट की वेगोक्टमी कर दी, बिलुरोथित फर्स्ट कर दिया, इनकेस हम ड्यूडेनम में कोई इफेक्ट आया तो हम बिलुरुथ फर्स्ट करते हैं, ठीक है। ये भी डिस्कशन मैं आपको बाद में बताऊंगी अगर कोई टॉपिक आता है कि ये होता क्या है उसके बारे में। पार्शली हम गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं पेशेंट की, ठीक है। टोटल गैस्ट्रेक्टमी भी कर सकते हैं और पार्शली भी उसको गैस्ट्रेक्टमी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक डंपिंग सिंड्रोम देखने के लिए मिलता है। डंपिंग सिंड्रोम में क्या होता है क्या नहीं होता हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ओके। डंपिंग सिंड्रोम देखने के लिए मिल सकता है कॉम्प्लिकेशन। और जैसे विटामिन B12, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, पेशेंट को विटामिन B12 दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि विटामिन B12 जो है उसमें क्या हो रहा है कि पेशेंट को परनीशियस अनीमिया हो सकता है इसकी कंडीशन में, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, नमनेस देखने के लिए मिल सकती है पेशेंट को। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को विटामिन B12 का इंजेक्शन्स लगाते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस में हो सकती है। हम क्या मैनेजमेंट करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सारी चीज़ें प्री ऑपरेटिवली भी कंसल्ट लेना होता है, वाइटल्स चेक करनी होती है, क्योंकि बीपी क्या हो सकता है इसमें डिक्रीज़ हो सकता है, तो टैकिपनिया टैकिकार्डिया ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल सकती है। पोजीशन हम क्या करेंगे, जैसे कि GI की सर्जरी हुई है किसी पेशेंट की, तो उसको सेमी फाउलर पोजीशन हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं।
जैसे सर्जरी के बाद पेशेंट आता है तो आप लोग उसका मतलब गैग रिफ्लेक्स चेक कर सकते हैं, बाउल के साउंड कैसी है, वो सारी चीज़ें आप लोग उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। एनजी ट्यूब को कभी भी अगर तुम डालोगे तो कभी भी उसको क्लैंप नहीं करना। कभी भी किसी एचसीपी मतलब होता है कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के या उनके बिना ऑर्डर के तुमने कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो पेप्टिक अल्सर का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पेप्टिक अल्सर क्या है। मेनली जो पेप्टिक अल्सर है इट इज़ अल्सर फॉर्मेशन ऑफ द बोल सकते हो आप अल्सर फॉर्मेशन ऑफ द ड्यूडेनल एंड स्टमक। और मेनली जो चीज़ें हमने देखी थी कि वो कैसे कैसे हो रहा था, क्या हो रहा था, क्या इसकी मैनेजमेंट थी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड मे गॉड ब्लेस यू। और आप लाइक एंड सब्सक्राइब सब कर दीजिए। थैंक यू।